एंजाइम्स, ये इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। बहुत ही कंसेप्चुअली, बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री बेटा इतनी अच्छी आपकी है बेटा, तो आपको तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बिकॉज इसमें मोर और लेस केमिस्ट्री ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसी बात के साथ में मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स का सीक्वेंस जो है बहुत ही बेकार सीक्वेंस है, इसीलिए मैं यूजुअली इसमें एनसीईआरटी ना ऐसे पूरा पैराग्राफ तो रीड नहीं करा पाऊंगी आपको। जहां जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे आपको एनसीईआरटी को रीड कराना है, मैं वो पैराग्राफ्स आपके लिए ले आऊंगी। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, तब आप एनसीईआरटी की खुद रीडिंग करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है ना। कहीं कहीं पे तो बहुत जनरल बातें कही हुई है, उसको क्लास में बताने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। आप उसको एक बार ही रीड करेंगे तो इतना कोई मतलब आपको सीक्वेंस तब समझ में आएगा जब एक बार ही आप क्लास में पढ़ लेंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, ये वाली चीज के बारे में आधा यहां दिया हुआ है, आधा कहीं और दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी सीक्वेंसिंग थोड़ी वियर्ड है। हम आज करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, बेसिकली होते क्या है, कैसे पता चलता है सेल्स के अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल्स है, कैसे टेस्टिंग की जाती है, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। आज का हमारा जो पोर्शन रहेगा वो ये रहेगा, और फिर बेटा हम अगली क्लास से कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स एंड सो ऑन बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया है। यस, मेडिजी का पिक्चर दे देना, इसको देखो। अरे भाई, क्लास में भी पढ़ा ही रही हूं ना, ऐसा क्या है उसमें उसमें और इसमें क्या तुम्हें लग रहा है मेडिजी का फोटो लगा देने से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा है बेटा, कई लोग मेडिजी खरीदते तो हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, आप चाहे किताब कोई भी खरीद दो, बट जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्लास नोट्स आपके लिए बेटा रखे रहते हैं, आप वही नहीं पढ़ते हो, धूल चढ़ती है। ऐसा नहीं करना है ना। अरे भाई, क्लास में पूरा कंटेंट पढ़ाया जाता है, पढ़ो चुपचाप से, है ना मैम। यस, शुरू करें फिर बेटा। हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी, एक बारी मुझे बताएंगे, फिर आज हम बेटा बिल्कुल प्यार प्यार से आराम आराम से बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर ही है बायोमोलिक्यूल, चैप्टर ही है बायोमोलिक्यूल, तो सबसे पहले बेटा बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन जानना तो जरूरी है कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। देखो, एक डेफिनेशन तो एनसीईआरटी कहती है कि बायोमोलिक्यूल्स के क्या डेफिनेशन होती है, और एक एक्चुअल इसकी डेफिनेशन होती है है ना। एक एनसीईआरटी कहती है और एक असली में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बताऊंगी। अच्छा यार, इवोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब भी हमें पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, तो हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर हम पढ़ते हैं यूनिवर्स बन गया तो गैलेक्सीज कैसे बनी उस यूनिवर्स में, अर्थ कैसे बना, फिर अर्थ पे लाइफ कैसे आई। और जब हम इस लाइफ की खोज करने के लिए बेटा जा रहे होते हैं, हम नहीं करते, जिन्होंने किया था बेटा, तो उन्होंने बात करी थी एक थ्योरी की, मैंने ये पहले भी एक बार आपको बताया था, केमिकल एवोल्यूशन, है ना। द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की जीवन कैसे आया होगा। मैम, इसकी मैं बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रही हूं। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग सेल के अंदर बेटा मेरे को देखना है कि क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल में देखा जाए तो मोस्ट हम बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करते हैं कि एक सेल के अंदर आपको बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको जितने भी बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली आपको एक सेल के अंदर मिलते हैं, एक लिविंग सेल के अंदर मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी कंपाउंड्स आपको मिलते हैं वो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी ने सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कही है कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फाउंड इन अ सेल आर बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन बेटा आपके ऑर्गेनिक विच आर द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक, इन दोनों से मिलके आपका लिविंग सेल बना हुआ है, ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, तो दोनों को ही एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बट मैं साथ में एनसीईआरटी का भी बता दूंगी कि एनसीईआरटी कहती है ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नो प्रॉब्लम, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, जितने भी आपको सेल के अंदर मिलते हैं। बेटा, आपके जीवन का आधार ही तो ये कंपाउंड्स हैं, आपका जीवन का जो आधार है वही तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने इवोल्यूशन की क्यों बात की, अभी मैं बताती हूं। तो पहले तो मैं लिख रही हूं ऑल दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic and inorganic compounds found in a living cell,
एंड अगर तुम एज पर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने कहा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बेटा, पर मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है मैम, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है मैम। ये कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को जानना क्यों जरूरी है मैम? क्योंकि जब हम बेटा हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री मतलब हमारी हिस्ट्री में जाते हैं, एक सेल कैसे आया होगा मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा। अभी आप देखोगे एनसीईआरटी ने एक टेबल दी हुई है, हालांकि उस टेबल में से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट नेवर से नेवर, तो हर चीज को देख के जाना होता है बेटा। कोई भी चीज एनसीईआरटी में दी है, एक बार आंख मार के देख लेने में, कोई आंख मार के मतलब बेटा एक बार आंख फेर लेने में कुछ नहीं जाता है। तो एक दिया हुआ है, अर्थ के क्रस्ट को देखो, और एक लिविंग अर्थ क्रस्ट मतलब नॉन लिविंग है ना यार, अर्थ की सरफेस को देखो, सतह को देखो, तो उसमें जो कंपोनेंट्स मिलते हैं काफी सिमिलर है जो एक लिविंग सेल में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। किसी पत्ते में देख लो, लीफ में देख लो, स्टेम में देख लो, लिवर पीस में देख लो, वेजिटेबल पीस में देख लो। तो एक लिविंग टिश्यू में जो कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको अर्थ के क्रस्ट में भी मिलते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज अलग होता है। हमारी बॉडी में कुछ कुछ चीजों का परसेंटेज जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में कुछ कुछ चीजों का परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी, बट कुछ एलिमेंट्स है जो कंपेयर करोगे तो सिमिलर मिलते हैं, सिमिलैरिटी है दोनों में, है ना। अभी हम उस टेबल को एक बार ही देख भी लेंगे। अच्छा, जब हम अपने एक सेल की बात करते हैं कि पहला सेल कैसे आया होगा, और सेल में हम इन्हीं बेटा जो हमारे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम इनकी मेनली बात करते हैं कि हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में है ना। यस, अब परसेंटेज वाइज अलग अलग होते हैं, बट ये हमारी बॉडी इन्हीं से बनी हुई है मेजरली। और जितने भी आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं आपके सेल्स में है ही क्या, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये बने कैसे थे बेटा? प्रोटीन कैसे बना था, कार्बोहाइड्रेट कैसे बना था, लिपिड कैसे बना था, न्यूक्लिक एसिड कैसे बना था, पहले से थोड़ी बन गया था। तो हम जब बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार पहले तो हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था ना, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना। फ्री ऑक्सीजन नहीं था, बट धीरे धीरे फ्री ऑक्सीजन भी आया। पहले का एटमॉस्फेयर तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। फिर इन फ्री एटम से कुछ मॉलिक्यूल्स बने होंगे, फिर इन मॉलिक्यूल्स से पहले कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने होंगे बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती है ना। जैसे मेरे पास, अगर जिसको बिल्कुल जीरो पता है ना इवोल्यूशन के बारे में, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मेरे को अगर एक चैप्टर लिखना है तो चैप्टर लिखने के लिए मेरे पास अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स को कंबाइन करूंगी तो वर्ड्स बन जाएंगे, वर्ड्स को कंबाइन कर दूंगी तो सेंटेंसेस बन जाएंगे, सेंटेंसेस को कंबाइन करके बेटा बना दूंगी तो पैराग्राफ्स बन जाएंगे, पैराग्राफ्स को कंबाइन कर दूंगी तो पूरा चैप्टर बन जाएगा, फिर किताब बन जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। तो हमारी अर्थ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा, कुछ फ्री एटम्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स थे, फिर बेटा ऐसे रिएक्ट करते करते कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे जिनसे तुम्हारी सेल बनी। तो सेल की बेसिक हिस्ट्री में जाओगे तो यही सारी चीजें तो तुम्हें मिलेंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यस, बताओ एक थम्स अप दो। इसे कहानी को बेटा यहाँ छापना नहीं है, हर चीज को छापना नहीं होता, कुछ चीजों को यहाँ पे भी छापना होता है, ठीक है। ये मैं बातें लिखवाऊंगी आपको जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी। मैंने तुम्हें ये क्यों बताया बेटा, क्योंकि यार मेरे को यहाँ इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मेरी सेल ही इसकी बनी हुई है, मेरी सेल ही तो इस चीज की बनी हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे अगर जानना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है मेरे सेल के अंदर, किसका साइज कैसा है, कौन मैक्रोमोलिक्यूल होता है, कौन माइक्रोमोलिक्यूल होता है, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेरे सेल के अंदर, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी। वो एनालिसिस अभी हम करेंगे टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ योर सेल, ये समझने के लिए कि आपके सेल्स का कॉम्पोजिशन क्या है। बट मैम सेल का कॉम्पोजिशन तो इन्हीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। लिविंग सेल के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो तुम्हें मिले, ठीक है ना। अब मैम जैसे कि आपने कहा हमें एनालिसिस करनी है, हमें जानना है कि अंदर सेल के एक्चुअल में क्या है, तो जो टेस्ट किया जाता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे जो फ्लो चार्ट में अभी बताने वाली हूं।
और मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्टली यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो अब मैम देखो, है ना, अगर हम जैसे बेटा ये बात आप यहां पे लिख भी लोगे, लिख भी सकते हो, एक छोटी सी बात कि हमारा जो लिविंग सेल होता है मेजरली इसके अंदर आपको मिलता क्या है, ये बना किसका है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी होता है, एक्सेट्रा। आपको पता है, अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, थोड़ा पेशेंस के साथ में पढ़ना, थोड़ा पेशेंस के साथ में पढ़ना, मैं भी आपको टेबल भी दिखाऊंगी। आप देखोगे ये सारे देखो ये अर्थ क्रस्ट पे भी मिलता है, हमारी बॉडी में भी मिलता है, पर हमारी बॉडी में इन सबकी परसेंटेज आप देखोगे कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट ज्यादा है। अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मिलते हैं। और अर्थ क्रस्ट में क्या ज्यादा मिलता है, अभी मैं आपको वो टेबल में दिखा दूंगी ना। तो इसी से मिलके बने हुए हैं मैम, है ना, लिविंग सेल इसी से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और इसी से तो बेटा कंबाइन करके आगे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने होंगे जिनकी आप स्टडी करते हो, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूं मैम हाउ टू एनालाइज, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कह रही हूं हाउ टू एनालाइज, हाउ टू एनालाइज केमिकल composition, how to analyze chemical composition of a cell। तो इसको एनालाइज करने के लिए एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, इसको करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये हमारा आज का सवाल है। तो मैं इसका फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज में बनाऊंगी, क्योंकि एक ही फ्लो चार्ट में हम इस एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो एनालिसिस करनी है तो लिविंग टिश्यू तो लेना पड़ेगा, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, कोई स्टेम ले लो, कोई वेजिटेबल पीस ले लो, कोई लिवर पीस ले लो, एज पर एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो यार, लिवर का पीस ले लो, वेजिटेबल पीस ले लो, और फिर इसकी चटनी बनाओ। चटनी कैसे बनानी है बेटा अभी बताती हूँ, ठीक है ना। डन कर लिया तुमने, डन कर लिया। इसी के नीचे तुम्हें लिखना है बेटा, इसी के नीचे तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है। मेरे पास जगह नहीं है तो इसीलिए मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूं, आपके पास जगह है, आप इसको बेटा लिखिए, ठीक है, मेरे साथ साथ में लिखिए। तो मैंने क्या किया, टेक अ पीस ऑफ लिवर और वेजिटेबल पीस, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा एम क्या था, हमारा एम था लिविंग टिश्यू लेने का, हमारा एम था लिविंग टिश्यू लेने का। अब इसकी चटनी बनाएंगे बेटा। पहले के जमाने में बेटा, अभी भी यूज करते हैं वैसे तो, है ना, मॉर्टर एंड पेसल। मॉर्टर एंड पेसल पता है ना, ऐसे से होता है एक, ऐसे एक जिसके अंदर आप पीसोगे सामान को। आयुर्वेदा में आपने अगर देखा होगा, आयुर्वेदा इमेजिन करते हो ना, तो ये वाली चीज तो आप इमेजिन कर पाते हो कि ऐसा सा एक कटोरी जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं मॉर्टर एंड पेसल। और इसमें तुम इससे अभी इस चीज की कुटाई कर रहे हो, समझो। ये तो हड्डी लग रही है भाई, हाँ, बट कोई नहीं, समझ गए ना। हाँ, बेसिकली दिस इज मॉर्टर पेसल। इसमें तुम्हें उसकी बेटा चटनी बनानी है, स्लरी बनानी है, पेस्ट बनाना है, ठीक है ना, किसका, लिविंग टिश्यू का। हाँ, ओखली टाइप्स, यस 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 यस। अरे सिलबट्टा तो अलग हो गया भाई, सिलबट्टा तो अलग हो गया। सिलबट्टे में जो चटनी पीसते हो, सिलबट्टे में नहीं करना है, मॉर्टर एंड पेसल। हालांकि उसमें भी चटनी बनाते हैं। पहले के टाइम पे बेटा वो थोड़ी आती थी, क्या बोलते हैं ये, एक तो मैं भूल ही जाती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें हम अदरक प्याज टमाटर का पेस्ट बनाते हैं, मिक्सर थोड़ी आता था। तो उसी में सिलबट्टे में पीसते थे। और आज के डेट में भी बेटा कई घरों में, मेरे खुद के घर में मेरी मम्मी सिलबट्टे का ही यूज करते हैं, क्योंकि सिलबट्टे में पीसी हुई चीजों का स्वाद अलग होता है, अनबीटेबल है बेटा। वो आपके मिक्सी में पीसी हुई चीज में तो स्वाद आ ही नहीं सकता वो, है ना। अब बेटा स्वाद से ना थोड़ा वापस आओ, तुम्हारे मुंह में पानी आने लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, हम क्या करते हैं बेटा, मॉर्टर एंड पेसल। मॉर्टर एंड पेसल में हम इसका बनाएंगे पेस्ट। क्या करेंगे बेटा, इसकी स्लरी बनाएंगे। लेकिन स्लरी बनाने के लिए पानी ऐड नहीं कर रहे, स्लरी बनाने के लिए एक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन यहां से आएगा, हमने इस मॉर्टर एंड पेसल में जो लिवर का टुकड़ा लिया या वेजिटेबल पीस लिया, इसकी स्लरी हमने किस में बनाई? तो हमने लिखा यहां मेक स्लरी। स्लरी का मतलब बेटा चटनी, या पेस्ट लिख लो ना, पेस्ट यूजिंग। अब यहां से सवाल आता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसके अंदर तुमने क्या किया बेटा? इसकी चटनी बनाई, इसका पेस्ट बनाया। जब तुम बेटा इसका पेस्ट बनाओगे तो अब देखो सेल को तोड़ रहे हो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ कंटेंट्स बेटा डिसॉल्व्ड है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट है, तुम्हें पता है, लिपिड बाइलेयर। सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ कुछ चीजें हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर कुछ कुछ सब्सटेंसेस है बेटा। मानते हो कि नहीं? हाँ या ना बेटा? है ना सब्सटेंसेस। जब तुम एक सेल को तोड़ रहे हो, सेल का पेस्ट बना रहे हो, तो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बेटा उस पेस्ट में लेके आओगे। सेल के मेम्ब्रेन्स में जो चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, वो सारी पेस्ट में आ जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल उसी प्रकार से बेटा तुम्हें इसको अब देखो करना क्या है। जैसे चाय बनाते हैं, इमेजिन करो चाय बनाते वक्त में, अब मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही इमेजिन करना है ना। पानी लिया बेटा, चाय की दुनिया में नहीं खोना है। मैंने पानी लिया, अभी पानी में तुम्हें कोई कलर नहीं दिख रहा, फिर मैंने क्या किया, इसमें चाय पत्ती ऐड की। जब हम इसमें चाय पत्ती ऐड करते हैं तो बेटा पानी का कलर चेंज हो गया, पानी का रंग बदल गया ना। कैसे रंग बदल गया? क्योंकि चाय पत्ती का कुछ कंपोनेंट पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया ना बेटा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। और फिर जब मैंने इसी पानी को जब छाना बेटा, उसके बाद अलग बात है, तुमने दूध डाला, तुमने इलायची डाली, तुमने अदरक डाला, फलाना डाला, ढिमकाना डाला, चाय बना ली। अब तुमने इसे छाना, जब तुम इसे छानते हो तो तुम्हारी एक चीज कप में आ जाती है और एक चीज तुम्हारी छन्नी में रह जाती है। बिल्कुल वैसा ही तुम्हें यहां पे भी करना है। जब हम चाय बना रहे तो कुछ कुछ चीजें जो उसके अंदर डिसॉल्व हो गई पानी के अंदर, और कुछ कुछ चीजें जो डिसॉल्व नहीं हो पाई, जो बड़े साइज की थी बेटा, ठीक है ना, जो छनी नहीं, जो बच गई। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जब मैं एक लिविंग टिश्यू का पेस्ट बनाती हूं, सेल के कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करती हूं एसिड के अंदर, तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक एसिड में जो सॉल्युबलाइज हो गया है, एक जो एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ है। कितना सिंपल फंडा है, चाय से इमेजिन कर लो, है ना। तो जब मैंने इसकी स्लरी बनाई, इसके बाद मेरे को इसको क्या करना है बेटा? छानना है। यहां हम जिस छन्नी का इस्तेमाल करते हैं दैट इज चीज क्लोथ। जैसे घर में बेटा कभी तुम्हारे पनीर बना होगा, दूध फाड़ के मम्मी पनीर बनाती है, अभी पनीर की बेटा मिठाइयां बनेंगी, छेना की मिठाइयां बनेंगी। तो छेना बनाने के लिए बेटा एक बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, कहीं कॉटन का बेटा एक बहुत ही एक फैब्रिक होती है, जिससे आप क्या बोलते हैं उसको छानते हो, फिर उसमें से पानी अलग हो जाता है और जो आपकी पनीर है वो अलग हो जाती है। चीज क्लोथ लेंगे, तो हम यहाँ पे भी चीज क्लोथ का इस्तेमाल करेंगे आपके इसको छानने के लिए, ठीक है ना। सो हम कह रहे हैं यूजिंग अ चीज क्लोथ, यूजिंग अ चीज क्लोथ, यूजिंग अ चीज क्लोथ, फिल्टर आउट द कंटेंट। मैंने फिल्टर आउट किया, अरे यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इन मॉर्टर एंड पेसल, ये तो मैंने लिखा ही नहीं ना, इन मॉर्टर पेसल, है ना। फिल्टर आउट दी कंटेंट। जैसे ही आप फिल्टर आउट करोगे बेटा, है ना, जैसे आप फिल्टर आउट करोगे तो क्या होगा बेटा? दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक जो चाय कप में आई और एक जो छन्नी में रह गई। अब यहां पे एक जो छन के नीचे आ गई और एक जो चीज क्लोथ के अंदर रह गई। तो यहां जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, नंबर 1 एक बनता है एसिड सॉल्यूबल पूल। पूल का मतलब बेटा कंपोनेंट, पूल मींस कंपोनेंट। एसिड सॉल्यूबल पूल, इसे हम फिल्टरेट भी कहते हैं। इनके ऑल्टरनेट इसको क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिवली, उससे क्वेश्चंस आते हैं। एसिड सॉल्यूबल पूल या फिल्टरेट पार्ट। और नंबर 2 हो गया बेटा जिसे हम कहते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल
एसिड इनसॉल्युबल पूल या रेटेंटेट पार्ट, या रेटेंटेट पार्ट। बच गया तो रेटेंटेट, छन गया तो फिल्टरेट। ठीक है ना? यस। अब बेटा क्या हो रहा है, आप खुद मुझे एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, इसमें तो भैया क्या ही दिमाग लगेगा। आप मुझे बताओ, जो फिल्टर होके आ गया, जो फिल्टर होके आ गया, ऑफ कोर्स बेटा जो फिल्टर होके आ गया डेफिनेटली उसका साइज छोटा रहा होगा ना, उसका साइज छोटा रहा होगा, तभी तो बेटा वो छन गया ना। जिसका साइज बड़ा रहा होगा वो छन नहीं पाएगा। लॉजिकल है ना भाई। जब मैंने चाय बनाई, जो छन गया वो डेफिनेटली छोटे छोटे थे तो छन्नी में से पास हो गए, जो छन नहीं पाए बड़े साइज के थे। अब मैं यहां कह रही हूं जो सॉल्युबलाइज हो गया, जो डिसॉल्व हो गया, जो फिल्टरेट था, जो नीचे आ गया, डेफिनेटली दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हो। बायो लगा दोगे तो मतलब लिविंग सेल के अंदर है, और सिंपली माइक्रोमोलिक्यूल भी लिख सकते हो। और जो बेटा नहीं छना, डेफिनेटली दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हो। अब मैम इनके साइज से भी क्वेश्चन आता है कि इनका साइज क्या है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। यूजुअली बेटा आप देखते हो their size range from इनकी जो साइज होती है, their size range from इसको आप दो तरीके से कह सकते हो, या तो 1000 डाल्टन से कम कह सकते हो, या तो कह सकते हो एज पर एनसीईआरटी 18 से 800 डाल्टन, या तो डाल्टन इज द यूनिट, है ना, 18 से 800 डाल्टन, या फिर ये कह सकते हो बिलो 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन, 10,000 नहीं, बिलो 1000 डाल्टन। जैसे लिपिड्स में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, या तो कह दो बिलो 1000 डाल्टन। दोनों डेटा याद रख लो, ठीक है ना। 18 से बेटा 800 डाल्टन कह दो, या तो कह दो 1000 से कम डाल्टन। लेकिन जो इसका साइज होता है मैम, देयर साइज, या आप ऐसे कह लो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज मोर देन 10,000 डाल्टन। ये ध्यान देना है बेटा, मैं यहां मोर देन 10,000 डाल्टन कह रही हूं, ना कि 1000। मोर देन 10,000 डाल्टन, मोर देन 10,000 डाल्टन, ना कि 1000। यहां 1000 से नीचे, और यहां देखोगे मैक्रोमोलिक्यूल का साइज 10,000 से एक्सीड करता है, और जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका रेंज इतना ही होता है। जिनका रेंज इतना आएगा फिल्टरेट पार्ट में आ जाएंगे, जिनका रेंज बेटा 10,000 से ऊपर में आएगा वो मैक्रो। अब बेटा बस यही तो बोलना है, किसमें कौन आता है। माइक्रो में बेटा सारे मोनोमर्स आते हैं, माइक्रो में सारे मोनोमर्स आते हैं। अभी आप पढ़ोगे सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, लिपिड्स फैट्स नहीं, लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन बड़ा है, बड़ा प्रोटीन किससे बना, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स छोटे हैं, अमीनो एसिड्स इसमें आ गए, प्रोटीन इसमें आ गए। सिंपल शुगर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंपल शुगर, अब आपको असली में समझ में आएगा जब आप कार्बोहाइड्रेट में टॉपिक पढ़ोगे, खास करके उन बच्चों को जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आपको असली में समझ में आएगा शुगर का यहां मतलब क्या होता है। सिंपल शुगर जब हम कहते हैं तो शुगर एक्चुअल में है क्या, इस चैप्टर में भी आपको समझ में आएगा। अभी आप ये याद रखो कि सिंपल जो शुगर होती है वो भी अमीनो एसिड जैसी है, मोनोमर है। सिंपल शुगर से बनते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज सिंपल शुगर है, ग्लाइकोजन बनता है ना, लिवर में स्टोर होता है, ग्लूकोज 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 30,000 ग्लूकोज मिलती है, तो ग्लाइकोजन बनता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर है ना। तो सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हो गए आपके बेटा, ये क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल, रेटेंटेट। न्यूक्लिक एसिड बनते किसके हैं, नाइट्रोजनस वो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते हैं बेटा, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस के अलावा सिंपल शुगर होता है उसमें, और शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस मिलके आपके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ये सारे बेटा आपके सिंपल छोटे छोटे यूनिट्स है, सारे इसमें आ गए।
न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़ के बनता है पॉलीमर। जितने भी बड़े साइज के हैं वो आ गए बेटा आपके रेटेंटेट वाले पार्ट में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, ये भी बच्चों को याद रह जाता है कि छोटे साइज, छोटे जितने भी हम मोनोमर पढ़ते हैं वो सब इसमें आ गए, बड़े वाले सारे इसमें आ गए। क्वेश्चन आता है लिपिड्स का, और क्वेश्चन पूछेंगे भी फिर लिपिड वाले पार्ट से, और आया भी हुआ है। तो लिपिड्स में क्वेश्चन आता है, जब आप ऐसे सेल्स की स्लरी बनाते हो, चटनी बनाते हो, पेस्ट बनाते हो, तो लिपिड्स को देखोगे तो लिपिड्स हमेशा इस कंपोनेंट में आता है, इस कंपोनेंट में आता है, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आता है, रेटेंटेट वाले पार्ट में आता है। लेकिन जब आप लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो मैम लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट तो लेस देन 1000 डाल्टन है। फिर ऐसा क्यों होता है मैम कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होने के बावजूद भी वो इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में आया? मैम अगर हम इस थ्योरी से जाएं तो लेस देन 1000 डाल्टन वाले तो यहां आने चाहिए, फिर वो क्यों मैम इस वाले पार्ट में आता है, इसकी कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं। इजी है मैम, यस सौविक बेटा वेरी गुड। गिव मी अ थम्स अप, डोंट गिव मी अ थम्स अप, मतलब थम्स अप देने के लिए मत थम्स अप दो, समझ में आ गया ना, ये पूछ रही हूं मैं, ठीक है, मैं खुद ही की बातों को कॉन्ट्रैक्ट, डोंट गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स डाउन। अब सारे करेंगे ऐसे, ठीक है डोंट गिव मी अ थम्स डाउन। अभी बताऊंगी तुम्हें सब, गलत सलत बता दूंगी अभी मैं तुम्हें, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी तो खास बात ये है ना। चलो तो अभी हम लिखते हैं यहां पे it contains, चलो हाँ वेरी गुड बच्चा बाड़ी, वेरी गुड। इट कंटेन्स मोनोमरिक यूनिट्स बेटा, जैसे इसमें होगा अमीनो एसिड्स, इसमें होगा नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें होगा बेटा सिंपल शुगर, इसमें होगा बेटा आपका सिंपल शुगर के अलावा न्यूक्लियोटाइड्स, जिनसे आगे जाके कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है, ठीक है ना बेटा जी, वेरी नाइस बेटा। हम बात करते हैं अगर यहां, तो इट क्या कंटेन्स बेटा, इट कंटेन्स बेटा प्रोटीन्स, इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स शुगर, इट कंटेन्स बेटा जी न्यूक्लिक एसिड, एंड इट कंटेन्स लिपिड्स। लेकिन लिपिड्स यहां एक एक्सेप्शन है, तो लिपिड्स को गोला मारेंगे और लिपिड्स के बारे में अभी समझेंगे। पहले यहां तक बेटा डन डनाडन डन हो गया है, तो एक थम्स अप दे दीजिए। ठीक है ना, चलो डन कर लो बेटा फटाफट से लिपिड्स के बारे में। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, फिर भी वो किस में आता है बेटा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो ऐसा क्यों होता है, इसी की कहानी अभी हम समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा, हो गया आप सभी का, हो गया डन एवरीबॉडी। चलो बेटा पढ़ाई करो अब, कंपटीशन नहीं, चलो डन। लिपिड्स को कहा जाता है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स के लिए कहा जाता है नोट दैट, और ये नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट दैट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। नॉट स्ट्रिक्टली का मतलब है कि भैया सारी क्वालिटीज जो एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल में होनी चाहिए उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है। नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, not strictly a biomacromolecule as its molecular weight is less than
1000 Dalton, but still it always comes in the acid insoluble pool as it forms vesicles. अभी देखो समझो, हमने कहा लिपिड्स का, अगर तुम बेटा लिपिड्स आगे आप पढ़ोगे ना, लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, जब लिपिड्स पढ़ाऊंगी, लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते, तुम्हें पता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीमर है ना, पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर। प्रोटीन भी पॉलीमर है ना बेटा, किसकी पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है बेटा, पॉलीमर है किसकी बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स की। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक मोनोमर होता है, एक पॉलीमर होता है। जब मैं न्यूक्लिक एसिड्स बोलती हूँ तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जब मैं प्रोटीन बोलती हूँ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, जब मैं बोलती हूँ बेटा आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स शुगर, सो दे आर आल्सो पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर। लेकिन लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होते, ये बात मैं आपको पढ़ाऊंगी। और लिपिड्स का जब तुम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट देखते हो तो वो 1000 डाल्टन से कम होता है। लेकिन जब भी हम सेल का पेस्ट बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं, अच्छा लिपिड्स मेजरली कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है ना, लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हो ना, तो मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है ना। अब मान लो कि यार एक सेल था, जब मैंने सेल को डिसरप्ट किया तो मेम्ब्रेन्स में जो लिपिड होगा बेटा, मैं एक मेम्ब्रेन बना के आपको दिखा देती हूं इसकी, ये तो मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होगी, आप सेल को तोड़ रहे हो, मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रहे हो। लिपिड बाइलेयर बेटा ये बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, ऐसा सा डायग्राम होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ऐसे बनाते हो। इसमें एक पोलर एंड होता है, एक नॉन पोलर एंड होता है। बेसिकली एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो हेड वाला पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो टेल वाला पार्ट होता है। ऐसे ही बनी होती है सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की, ऐसी ही बनी होती है बेटा, ऐसी बनी होती है। हाय राम, अब मैं नहीं कर रही बेटा, मैं अगर इसके लूप में फंस गई ना फिर मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मैं इतना ही बनाती हूं, है ना। सुरुचि बेटा कान खोल के सुना कर ध्यान से, पूल मतलब कंपोनेंट, ये पूल लिखते वक्त में बताया था, ठीक है ना। आधा दिमाग यहां रहता है, आधा दिमाग दिवाली के पटाखे जल रहे हैं, ठीक है ना, मिठाइयां खा रहा है आधा दिमाग। अरे पूरा दिमाग लेके पढ़ाई करो सारे बच्चे, और नहीं तो मत करो, क्लास ऑफ करके चले जाओ, एंजॉय करना है तो। हर एक शब्द जो भी आप पूछते हो ना, ज्यादातर चीजों को टीचर ने क्लास में बताया होता है, फिर भी आप रिपीट करके पूछते हो। चलो यार पढ़ाई करो। इधर देखो, ये है मेरी सेल मेम्ब्रेन, ये है मेरी सेल मेम्ब्रेन, और मेरी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन मेरी बनी है लिपिड बाइलेयर की। जब हम इस सेल मेम्ब्रेन को बेटा डिसरप्ट करते हैं ना, लिपिड्स है यहाँ, मेजरली लिपिड्स यही हैं। जब हम बेटा इस सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं, मतलब इसको तोड़ रहे हैं ना, हम इस सेल को तोड़ रहे हैं मतलब इसको बेटा ब्रेक कर रहे हैं। जब इसको ब्रेक करते हैं ना तो होता ये है, ब्रेक करते हैं और एसिड में इसे मिक्स करने की कोशिश करते हैं। जब हम बेटा इसे मिक्स करते हैं ना बेटा, तो होता ये है कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट ऐसे अलग नहीं होते। ये जो कंपोनेंट्स है ना बेटा, ये क्या करते हैं ना, ये आपस में ये अलग नहीं होते, अलग हो जाते तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट आप देख लेते हैं। बट होता ये है कि ये वेसिकल्स, ये बैग्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, छोटे छोटे बेटा वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखो एक इनका हेड वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, एक टेल वाला पार्ट है बेटा हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या, ये टेल वाला पार्ट ना हाइड्रोफोबिक है यार, ये ना आपस में ऐसे बेटा राउंड वेसिकल्स बना लेंगे, जिसमें टेल वाला पार्ट अंदर की तरफ तुम्हें दिखेगा और हेड वाला पार्ट बेटा तुम्हें बाहर की तरफ दिखेगा। इस तरीके के बेटा वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं छोटे छोटे। और जब ये इस तरीके का वेसिकल फॉर्म करेंगे तो इनका जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट होगा वो तो एक्सीड करेगा ही ना बेटा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट भले ही कम है बट ओवरऑल वेट ज्यादा हो जाएगा इस तरीके के वेसिकल्स बनने की वजह से। तो ये क्या है, इसका हाइड्रोफिलिक हेड
ये क्या है इसका? हाइड्रोफोबिक टेल। ये चाह के भी बेटा इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर पाते हैं एसिड के अंदर। और इसी कारण से हम कह रहे हैं इन्होंने स्मॉल वेसिकल्स बना लिए और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, राउंड स्ट्रक्चर्स, और इन स्मॉल वेसिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल ज्यादा हो जाता है, छन नहीं पाते। या तो ऐसे बोल लो इनका साइज ओवरऑल ज्यादा हो गया ना, जब ये इतना ज्यादा साइज में होंगे तो ये रेटेंटेंट वाले पार्ट में ही आएंगे, इसीलिए रेटेंटेट पार्ट में आते हैं। इंडिविजुअली अगर आप देखोगे बेटा तो इंडिविजुअली इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिपिड्स बीइंग नॉट अ स्ट्रिक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है ना? यस, डन 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 हो जाए तो थम्स अप दे देना बेटा। टॉफी कहां चली गई भाई? चिपक गई। डन? हाँ, चैट्स ऑफ कर देंगे अभी थोड़ी देर में, चैट्स ऑफ कर देते हैं। अभी मैं बिल्कुल चैट्स ऑफ करने वाली हूँ बेटा। मैं सोचती हूँ कभी कभार ऑन रखो यार, टू वे इंटरेक्शन होता है ना बेटा, अच्छा लगता है। कोई कोई लेकिन बेटा सिर्फ स्पैम करने के लिए आते हैं। इसको मैं एनसीईआरटी से एक बार रीड करा देती हूँ। एनसीईआरटी में थोड़ा बेटा इधर उधर दिया हुआ है, बट कुछ कुछ पैराग्राफ्स मैं आपको रीड करा देती हूँ, ठीक है ना? और कुछ कुछ ना बेटा क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, जो एनसीईआरटी का डेटा। अच्छा, मैं आपको पहले डेटा बता देती हूँ, फिर एनसीईआरटी रीड कराती हूँ। जब हम एक लिविंग सेल को देखते हैं ना, तो लिविंग सेल के अंदर कौन सी चीज, ये वाला टेबल बताने वाली हूँ बेसिकली, कौन सी चीज का परसेंटेज कितना होता है, एवरेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज देखना है। परसेंटेज देखना है अगर, तो एक बार ही देख लेते हैं। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल, सबसे ज्यादा पानी मिलता है एक सेल को जब भी आप देखते हो ना, इसलिए तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। 70 से 90% तो पानी होता है। परसेंटेज सेल्यूलर मास, एक ये टेबल बनाओ। ये वाली टेबल तो बना ही लो, बाकी टेबल मैं कुछ एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी, ठीक है ना? एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, यहां कंपोनेंट लिख लेते हैं, यहां परसेंटेज सेल्यूलर मास, कौन सी चीज कितने परसेंट है सेल्स में। जैसे कि यहां हम लिखेंगे सबसे अबंडेंट, वैसे तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है पानी, पानी सबसे ज्यादा होता है 70 से 90%, ठीक है ना? सबसे ज्यादा पानी। फिर होगा प्रोटीन, प्रोटीन होता है 10 से 15%, ठीक है ना? फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं सॉरी बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं 5 to 7%। फिर 3 to 1, 3%, 2%, 1%, 3 to 1, ठीक है ना? आप ऐसे याद रखो, पानी सबसे ज्यादा बेटा। फिर हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन 10 से 15%। फिर आ गया न्यूक्लिक एसिड, फिर आते हैं कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आते हैं लिपिड्स, और फिर लास्ट में दिया होगा आयंस 1%, ठीक है ना?
हाँ देवेश बेटा, जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो अमंग दी ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे ज्यादा यही है। अमंग द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स ही है, ठीक है ना बेटा। इस परसेंटेज को एटलीस्ट याद रख लेना, और ये याद रखना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल दैट इज फाउंड इन योर सेल्स। इन अ लिविंग सेल वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट। वाटर के बाद आ गया प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद आ गया, इनकी परसेंटेज 10 याद रख सकते हो, ठीक है ना। सवाल बन भी सकता है यहां से। प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस। 3 2 1 इजी इजी, ठीक है ना। चलो अब मैं एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग कराऊंगी, इसीलिए मैं क्या करती हूँ बेटा, कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग जो है ये थोड़ी सी सीक्वेंशियल नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कुछ कुछ पैराग्राफ्स में लेके आई हूं, एक बार मेरे साथ साथ बेटा रीड करो, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन दिखाती हूँ, एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। ये तो केमिकल कॉम्पोजिशन, अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है। All the carbon compounds that we get from a living tissue can be called as a biomolecule. Can be called as a biomolecule. इनको biomolecule कहा जा सकता है। Actual में not only the organic compounds but the inorganic compounds. Organic, inorganic मिल के बेटा जो आपके सेल्स में प्रेजेंट होती है, all of those are called as बेटा biomolecules. अब यही आगे बोला भी हुआ है, however the living organisms also have got inorganic elements and compounds in them. अगली क्लास में मैं क्या करूंगी ना, जो पैराग्राफ में रीड कराऊंगी उसका मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दूंगी बेटा। इसमें मैं एक बार ट्राई करती हूँ आपको बताने का, कि अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी अगर 2024 का मिल गया तो मैं आपको बता देती हूँ ये किधर दिया हुआ है। ये तो एनालिसिस हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अरे भैया कोई मुझे बताएगा ये कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है? बेटा आप ही से पूछती हूँ, आप जल्दी बताओगे मेरे से, ठीक है ना। किसी को ये न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर में मिला तो मुझे बता दो, मैं ताकि ना जो मैं रीड करा रही हूँ एटलीस्ट वो मेरे साथ में आप एनसीईआरटी से रीड कर लो। न्यू एनसीईआरटी में मैं पूछ रही हूँ, न्यू एनसीईआरटी में 105 है और पुरानी एनसीईआरटी में 143 है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, हाँ ये है बेटा 105 पेज नंबर में, जहां वो दिया हुआ है ना कंपैरिजन एलिमेंट्स का लिविंग और नॉन लिविंग के पास में, उसके साइड वाली टेबल में दिया हुआ है। इन हायर क्लासेस वाला जो टेबल है ना, उसी के नीचे जाओगे तो बेटा आई थिंक 9th लाइन में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो बोला कि यार ठीक है, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर वो होते हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स। बोला हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव गॉट बेटा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ डू वी नो दिस, हमें कैसे पता चलता है किसके अंदर क्या है। अब ये जो बेटा बताया हुआ है ना, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कैसे जानना है, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की टेस्ट की हुई है, जिसे एश एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, जो हम अगला पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें एश एनालिसिस टेस्ट नहीं पढ़ना है, अभी हमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की मतलब हमें नॉर्मल मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन को जानना है। तो ये केमिकल कंपोजिशन वाला जो पेज नंबर है बेटा, ये बता देती हूँ मैं आपको, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 108 में, नहीं ये आपको मिलेगा पेज नंबर 104 में, 104, और आधा जो है वो बेटा आगे मिलेगा, तो 104 निकालो। देखो we can continue asking in the same way, what type of organic components are found in the living organisms, कौन से organic components मिलते हैं आपको living organism में, ठीक है ना। how does one go about finding the answer, कैसे पता चलेगा, तो बोला कि इसका आंसर जानने के लिए एक इंसान को केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप कमेंट्स में देख लो 142 है ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो बोला इसको जानने के लिए केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। बोला एक वेजिटेबल का पीस ले लो, लिवर का पीस ले लो, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, ग्राइंड करो, इसको पीसो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, इसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। मॉर्टर एंड पेसल का इस्तेमाल किया, उसमें इसकी स्लरी बनाई। तो बोला एक थिक पेस्ट मिलता है, एक थिक स्लरी मिलती है, एंड हमें इसको छानना है। वी हैव टू स्ट्रेन इट थ्रू चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ।
वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस, हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक जिसे हम फिल्टरेट बोलते हैं, मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, टेक्निकली साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो एसिड सॉल्युबल पूल है जो छन गया, एंड द सेकंड इज रेटेंटेट, जो बच गया बेटा वो क्या है बेटा, रेटेंटेट पार्ट है या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, या फिर बेटा आपके अमीनो एसिड्स, आपके सिंपल शुगर, आपके नाइट्रोजनस बेसिस, आपके क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ एसिड सॉल्युबल में मिल रहे हैं, कुछ एसिड इनसॉल्युबल में भी मिल रहे हैं। अभी देखते हैं कौन सा किस में मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये वाला पैराग्राफ तो यही खत्म कर दिया, साइंटिस्ट हैव फाउंड। अब साइंटिस्ट हैव फाउंड क्या, वो तो आगे बताया ही नहीं है इन्होंने, नेक्स्ट पेज में देखोगे। तो आप ये वाला पेज अब निकालो, जो पेज है आपका पेज नंबर एज पर न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 108 एज पर न्यू एनसीईआरटी। अब यहां पे दिया हुआ है कि क्या मिलेगा, बोला अब मैं ऊपर का बेटा आप देखो दिया क्या हुआ है, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। बोला जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है यानी कि फिल्टरेट वाला पार्ट में मिलता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 से लेके 800 डाल्टन का होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और ओल्ड एनसीईआरटी में 146 पेज नंबर है, ठीक है ना। अब फिर बोला एसिड सॉल्युबल का तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। एसिड इनसॉल्युबल में यही 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है भैया। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, ये सारे जो कंपाउंड्स है एक्सेप्ट लिपिड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव, 10,000 डाल्टन से ऊपर, ठीक है ना। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स द केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। और इसी रीजन की वजह से जो आपने 2 कैटेगरीज में आपने कंपोनेंट्स को पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम का है यानी 18 से 800 की रेंज में है, usually referred to as micromolecule, या simply the biomolecules which are found in the acid insoluble fraction are called as, अच्छा, और simply biomolecules those which are found in acid insoluble part, जो soluble में मिला जिसका molecular weight 1000 डाल्टन से कम था वो micromolecules थे, and those which are found in acid insoluble part जिनका साइज बड़ा था इन्हें macromolecule बोलते हैं या biomacromolecule बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है आगे, मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। मैं आगे आपको लिखवाऊंगी ये वाली बात, सारे पॉलीमर्स है, प्रोटीन भी पॉलीमर होता है, पॉलीसैकेराइड्स भी पॉलीमर्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर होते हैं, लेकिन लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते। मैं आगे आपको लिखवाऊंगी, अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। बोला ये सारे बेटा पॉलीमर होते हैं एक्सेप्ट लिपिड। Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? क्यों आते हैं फिर अगर उनका molecular weight 800 Dalton से कम है? तो बोला lipids are indeed small molecular weight, हाँ ठीक है, indeed वो small molecular weight वाले compounds होते हैं, present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes। बोला सिर्फ ऐसे present नहीं होते वो इधर उधर, बल्कि वो membranes में present होते हैं मोस्टली, अदर मेम्ब्रेन्स में, सेल मेम्ब्रेन में। और जब हम ग्राइंड करते हैं किसी टिश्यू को, हम एक्चुअल में सेल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर रहे होते हैं, सेल स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस। जब आप ऐसे बेटा पीसेस करते हो तो सेल मेम्ब्रेन टूटती है, मेम्ब्रेन्स ब्रेक होती है, एंड फॉर्म्स वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। और ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, ये ऑलवेज वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इसके पास बेटा एक एंड है जो हाइड्रोफोबिक एंड है और वो हमेशा अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। एंड देयरफॉर द मेम्ब्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल, हेंस इन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। बेटा थम्स अप दो, थम्स अप दो मतलब थम्स अप दे दो अगर आपको समझ में आया। एनसीईआरटी की सीक्वेंस ऐसी है, मैंने आपको बताया ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं कुछ पैराग्राफ जो तुम्हें करा रही हूँ वो तो कर लो मेरे साथ, कोई लोड नहीं है, बट जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो खुद ही एनसीईआरटी की एक बेटा थॉरो रीडिंग कर लेना, तब तुम्हारे सब चीज पल्ले पड़ जाएगी बेटा, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कहाँ दिया हुआ है, ये ऐसे क्यों दिया हुआ है। अब आप खुद बताओ, ये चीज बेटा उसके साथ देनी चाहिए थी, जहां आपको बताया कि एनालाइज करना है, तो एनालाइज करके होता क्या है ये साथ में देना चाहिए था, बट नहीं दिया है तो नहीं दिया है बेटा। एनसीईआरटी को कौन बेटा भला क्वेश्चन कर सकता है ना, कौन है जो एनसीईआरटी को क्वेश्चन कर सकता है।
अच्छा ये एक लाइन देखो, इस लाइन में पता है क्या लिखा है? इस लाइन में लिखा है कि जो यूजुअली आपके एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में फिल्टरेट वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूजुअली साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है सेल्स का, वो यूजुअली बेटा आपके एसिड सॉल्युबल पार्ट में आता है। और ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके बेटा सेल ऑर्गेनेलीज में होती है, मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेलीज का कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपके बेटा सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हो गया लिपिड हो गया, या न्यूक्लियस के अंदर के कंपोनेंट हो गया न्यूक्लिक एसिड हो गया, वो ऑर्गेनेलीज का कंपोनेंट जो होता है वो आपके एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आता है। इसे नोट डाल के लिखो, जरूर लिखो बेटा, ठीक है ना। यहां तक ये वाले को, इस वाले पॉइंट को यहां से लेके यहां तक को बेटा नोट डाल के लिखो। आप खुद ही सोचो ना, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में क्या आया? इनसॉल्युबल पार्ट में बड़े बड़े कंपोनेंट्स आ रहे थे, लिपिड्स आ रहा था, लिपिड्स ओवरऑल बेटा ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, न्यूक्लिक एसिड्स आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स शुगर आ रहा था, या प्रोटीन्स आ रहा था। तो बोला यार सेल ऑर्गेनेलीज का जो यूजुअली कंटेंट होता है ना, जब आप एक स्लरी बनाते हो तो वो ऑर्गेनेलीज का कंटेंट जो होता है ना बेटा, वो आपके इनसॉल्युबल पार्ट में आता है। और जो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व छोटे मोटे कंटेंट्स है ना बेटा, मोस्टली वही होते हैं फिल्टरेट वाले पार्ट में या एसिड सॉल्युबल वाले पार्ट में। समझ गए आप? देखो यही लिखा हुआ है, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन एंड द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में बचे हुए मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म में सिर्फ माइक्रो नहीं है, बट ज्यादातर जितना भी आपको माइक्रो छोटा वाला पार्ट मिलता है जो एसिड में सॉल्युबलाइज हो जाता है, वो साइटोप्लाज्म में रहता है। बचे हुए जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म के और सेल ऑर्गेनेल के जो कंटेंट्स है, वो आपको एसिड इनसॉल्युबल में मिलता है। ये नोट क्यों डालना है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ सकते हैं इसीलिए। और बेटा इन दोनों को मिला के ही तो बेटा टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन। दोनों मिल गए तो पूरा आपका सेल का कंपोनेंट यही तो बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आयंस, न्यूक्लिक एसिड्स, ये मैंने आपको करा भी लिया है, ठीक है ना। थम्स अप दे दो फटाफट से बेटा, थम्स अप दे दो फटाफट से। अब मैं आपको कराने जा रही हूं बेटा क्या, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए एक टेस्ट दिया हुआ है, जो यहां पे दिया हुआ है बेटा आपके इस वाले पेज में, ठीक है ना। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट वाला भी मैं आपको एक बार दिखाई देती हूं। इस टेबल को एनसीईआरटी से पढ़ो, नोट करने की जरूरत नहीं है। आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट जैसे कि मैंने कहा बेटा, नेवर से नेवर, कभी नेवर नहीं बोलना चाहिए, यू नेवर नो, है ना। तो एक बारी देखने में कोई बुराई नहीं है बेटा। और जो चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे भी वही चीज ध्यान रखनी है कि जब हम किसी बेटा अर्थ क्रस्ट यानी कि एक नॉन लिविंग चीज को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी को देखते हैं यानी कि एक लिविंग सेल को देखते हैं, तो दोनों में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जो चीज बेटा हम धरती से ही तो बेटा आए हैं अल्टीमेटली, ऐसी तो बोलते हैं, हाँ, धरती में ही मिल जाना है, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाना। एनीवे बेटा, अर्थ का क्रस्ट अगर तुम देखोगे तो अर्थ के क्रस्ट में जो आपको सब्सटेंसेस एलिमेंट्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको लिविंग सेल में भी मिलते हैं, परसेंटेज वाइज अलग होता है। हाँ, मेजरली आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, इन्हीं चीजों से मिलके आपको चीजें दिखती होंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारे कॉम्पोनेंट्स कॉन्स, बेसिकली कॉन्स, एक तो बोर्ड को भाई बहुत मौत आती है, इस टेबल में ही एनसीईआरटी में लिख लो, कॉन्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की मात्रा आपको बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या लिविंग सेल में ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। आप देखो परसेंटेज यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइड्रोजन दिखाया हुआ है 0.5, अर्थ क्रस्ट में दिखाया हुआ है 0.14, ह्यूमन बॉडी में कार्बन देखो कितना ज्यादा है 18.5, और यहां दिखाया हुआ है 0.003। यहां देखो ऑक्सीजन कितना दिखाया हुआ है 65, यहां कितना दिखाया हुआ है 46.6%, है ना। ये देखो कितना दिखाया हुआ है 3.3 नाइट्रोजन, यहां दिखाया हुआ है नाइट्रोजन वेरी लिटिल, अर्थ क्रस्ट। यहां देखो सल्फर दिखाया हुआ है 0.3, यहां दिखाया हुआ है 0.03। ये सारे कंपोनेंट्स अगर तुम कंपेयर करोगे, लेकिन ऑक्सीजन को तुम देख पा रहे हो, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में भी कितनी ज्यादा है और ऑक्सीजन आपकी ह्यूमन बॉडी में भी कितनी ज्यादा है ना। और मैक्सिमम और मिनिमम को भी याद रख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या, और बेटा यहां पे बेटा मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या। बट ये वाला कंपैरिजन याद रख लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है आपको ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज वाइज ज्यादा दिख रहा है अर्थ क्रस्ट के, और रेस्ट ऑफ द चीजें आपको देखो बेटा अर्थ क्रस्ट में ज्यादा दिख रही है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आपको दिख रहा है बेटा, सोडियम 2.8, यहां दिख रहा है 0.2, यहां दिख रहा है 3.6,
कैल्शियम यहां दिख रहा है 1.5, मैग्नीशियम दिख रहा है 2.1, यहां दिख रहा है 0.1, सिलिकॉन देखो कितना ज्यादा दिख रहा है बेटा 27.7%, और यहां दिख रहा है नेग्लिजिबल। ये सारे बेटा आपके अर्थ क्रस्ट में ज्यादा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, दैट्स इट। इसका एक कंपैरिजन देखने में कोई बुराई नहीं है। ऑक्सीजन अगर तुम देखोगे बेटा ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में, तो दोनों में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसे लिखना नहीं है, आप बेटा अपनी एनसीईआरटी से इसे एक बारी देख सकते हैं। थम्स अप दे दो। एनालिसिस में हम लास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं बेटा, दैट लास्ट एनालिसिस इज मैम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की एनालिसिस। हम इंडिविजुअल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कैसे एनालाइज करना है हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की एनालिसिस के लिए जो पहला टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, दैट इज एश एनालिसिस टेस्ट, ठीक है ना। देखो हमें देखना है कि यार इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो मुझे देखना है सेल में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो मुझे अगर ये जानना है तो टेस्ट करना पड़ता है एश एनालिसिस टेस्ट। हेडिंग डालेंगे एश एनालिसिस, एश एनालिसिस टेस्ट। एश का मतलब बेटा, एश का मतलब ये वो एश नहीं है बेटा जो अभी तुम्हारे पास, तो बेटा क्या ही ऐश कर रहे हो तुम। आधे लोग बेटा स्पैमिंग में तो कर रहे हैं, वैसे आधे लोग बैच खरीदते ही इस चीज के लिए हैं बेटा, सब पढ़ने के लिए नहीं खरीदते हैं। सब पढ़ने लग जाएंगे तो सब कुछ अच्छे बन जाएंगे ना बेटा, अच्छे बन जाएंगे। सारे लोग अच्छा थोड़ी बन जाते हैं, सारे लोग डॉक्टर भी नहीं बनेंगे, सारे लोग इंजीनियर भी नहीं बनेंगे, इनफैक्ट सारे लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएंगे, मास्टर्स भी नहीं कर पाएंगे, पीएचडी भी नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें भी बेटा करने के लिए बेटा अच्छी बुद्धि चाहिए होगी ना, कोई भी पढ़ाई करने के लिए। ऑल काइंड ऑफ पढ़ाई, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो तुम्हें फ्यूचर में करनी है, सब में मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करने से कतराता है ना वो बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है, ना वो बीएससी की पढ़ाई कर सकता है, ना वो बेटा एमएससी की पढ़ाई कर सकता है, नथिंग। ऐश का यहां मतलब है बेटा वो जो आपको देख के आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपके रिश्तेदार बेटा जो होंगे ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपके रिश्तेदार अच्छे हैं। तो ऐश का मतलब होता है राख। अब आप करते क्या हो, सिंपल सा लॉजिक है यार, आपके सेल्स में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तुम्हें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की टेस्ट कर रही है, दैट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दोज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर for the testing of those inorganic components, the test is called as ash analysis test। समझ रहे हो बेटा। तो मैं कह रही हूं टू एनालाइज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, पहले तो ये पूछा जाता है टू एनालाइज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सेल। आपको सेल्स के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अगर जानना है तो आप एश एनालिसिस टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ अब आपको बेटा देखो एश एनालिसिस, चुप करो बेटा, हाँ एश एनालिसिस टेस्ट करने के लिए आपने किया क्या, आपने सेल लिया, सेल परसेंटेज वाइज आपने देखा सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या था बेटा, सबसे ज्यादा पानी था। तुम्हें कार्बन पार्ट को हटाना है, कार्बन पार्ट को हटाने के लिए जला दो आप सेल को, बर्न कर दो, बर्न करने से कार्बन पार्ट बर्न हो जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट गायब हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है कि मैम सेल देखा, तो जब हम सेल को वे करते हैं ना, इसका वजन लेते हैं। अब आप पूछोगे मैम हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप कल को किसी लैब में अगर काम करेंगे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का एक गाइडलाइन होता है, एक प्रोटोकॉल्स होता है। आप किसी भी लैब में आगे काम करेंगे तो आपको उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बिकॉज वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, वो स्टैंडर्ड मेथड होता है। तो अब आपको इसी स्टैंडर्डाइज्ड मेथड को अपनाना है एश एनालिसिस टेस्ट करने के लिए। जब मैंने सेल को वे किया तो वेट वेट मिलता है। वेट वेट क्यों मिलता है, पानी पानी भरा हुआ है, फिर हम सेल को थोड़ा सा ड्राई कर देंगे, है ना, उसमें से पानी को इवेपोरेट होने देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल को वे कर रहे हैं। सेल को वे किया तो जो वेट हमें मिलता है अभी सेल का, इसे हम बोलते हैं बेटा वेट वेट, इसे हम कहते हैं बेटा सेल का वेट वेट, ठीक है ना। क्योंकि सेल के अंदर भरा क्या हुआ है बेटा, पानी पानी है, सेल हैज लॉट ऑफ पानी, 70 to 90% तो पानी था ना, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेल को थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, अभी जला नहीं रहे हैं, अभी हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट करके जब हम इसे वे करेंगे
तो हीट करने पर पानी गायब हो जाएगा। अब हमें बेटा क्या मिलेगा? सेल का ड्राई वेट। अभी हमें सेल का क्या मिलेगा बेटा जब हम वे करेंगे? हमें सेल का मिलेगा ड्राई वेट। अब हमें बेटा सेल को करना है बर्न। कार्बन बर्न हो जाएगा। जब हम सेल को बर्न करेंगे ऑर्गेनिक पार्ट चला जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक पार्ट्स गॉन। क्या बचेगा? राख। क्या बचा बेटा? ऐश। ऐश का मतलब है राख। इस राख के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बेटा? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। देख लो कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लेफ्ट। पता चल जाएगा कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है सेल के अंदर। एनालिसिस ही तो करनी थी, तो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देखने के लिए तुम्हें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हटाना पड़ेगा और इस तरीके का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना? डन हो गया हो तो बेटा बता दीजिए जल्दी से। डन हो गया हो तो बता दीजिए। हाँ अलीना बेटा, ये बिल्कुल बायोटेक में भी ना कोई सीक्वेंस नहीं दी हुई एक्चुअली। यार पानी भिजवा देना प्लीज। एक्चुअली बायोटेक में भी ना कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा। उसके भी मैं भी उसको भी मैं अपने एक सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ, उसकी भी सीक्वेंस बड़ी खराब है। डन? ठीक है, आज हम बेटा बिल्कुल ही ना इंट्रोडक्शन बेसिक बेसिक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी तक हमने एनालिसिस ही की है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर हमने एनालिसिस की कि बायोमोलिक्यूल्स को पता कैसे किया जाता है और क्या क्राइटेरिया होता है पता करने का। तो फिर सबसे पहले हमने देखा कि माइक्रो मैक्रो क्या होते हैं, उसको करने के लिए हमने क्या चीज ली, उसका पेस्ट किसमें बनाया। ठीक है ना? फिर बेटा हमने कहा, हाँ फिर हमने कहा कि यार इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को पता करना है तो क्या करना पड़ता है। फिर हमने देखा सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? यस एवरीवन, यस एवरीवन, डन? अब देखो एनसीईआरटी की थोड़ी सी इसके आगे की रीडिंग करते हैं। वही चीज दी हुई है बेटा जो अभी अभी हमने पढ़ी इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की एनालिसिस में। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। बोला कि हमें अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और अ लिवर, दिस इज कॉल्ड एज वेट वेट। जब तुम किसी भी लिविंग टिश्यू का एज इट इज वे करते हो तो आपको वो वेट वेट मिलता है। आपने उसे स्लाइटली हीट किया है ना, मतलब उसमें से पानी उड़ा दिया। हीट किया तो वो ड्राई हो गई ना, पानी गायब हो गया उसमें से। अब जब आप उसको वे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। मैंने पहले हीट किया, हीट का मतलब था कि उसमें से पानी गायब कर दिया, तो उसमें से पानी गायब होगी तो ड्राई वेट मिल जाएगा मुझे। All the water evaporates, the remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to CO2 and water vapor, gaseous state, and it is removed. Organic part सारा remove हो जाएगा. What is remaining is called as ash, and this ash contains inorganic elements like calcium, magnesium, etc. And this is how you get to know कि उस living component के अंदर कौन से inorganic components रहे थे। कोई दुखदार समस्या तो नहीं? फिर हम करने वाले हैं बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। भैया गर्म नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का गुनगुना चाहिए भैया। यस, डन? आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ेंगे ही बेटा। देखो हमने कितने सारे पैराग्राफ रीड भी कर लिए। अब हम बेटा बढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर जिसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे बच्चे, लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल से क्वेश्चंस आए हुए हैं लगातार। हाँ पिछले साल नहीं आया, ठीक है ना, बट आया हुआ है। ठीक है ना? चलो हेडिंग डालते हैं मेटाबोलाइट्स।
इसके बाद बेटा हमें डायरेक्ट जंप करना है कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में। इसके बाद डायरेक्टली हमें जंप करना है कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में। मेटाबोलाइट्स होते क्या है? मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है बेटा? मेटाबॉलिज्म क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो बाद की बात है। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप पढ़ते हो, सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक एंड सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस। हर वक्त आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज बेटा एज अ सबस्ट्रेट यूज हो रही है और रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है। एंड सम टोटल ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस, जिसमें कुछ चीजें टूटती है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ चीजें बनती है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, इन सब चीजों के सम टोटल रिएक्शन को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? और इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो आपको यूजुअली सब्सटेंसेस दिख रहे होते हैं, जो आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है बेटा मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सीन इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे कोई भी बेटा सब्सटेंसेस जो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दिख रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज एक मेटाबोलाइट है, अमीनो एसिड मेटाबोलाइट है। तो एनीथिंग दैट यू सी इन दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ मेटाबोलाइट। हाँ, अब उसमें से कुछ होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो, हम अपनी बॉडी के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात नहीं करते, हम वैसे भी बड़े सेल्फिश हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अभी पहले प्राइमरी की बात करती हूँ, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करूंगी। ठीक है ना? यस, पहले तो मैं लिख रही हूं व्हाट आर मेटाबोलाइट्स बेटा। पहले मेटाबॉलिक रिएक्शन लिखती हूं, सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन, एंड एनाबॉलिज्म यानी कि फॉर्मेशन is known as metabolism and the products or substances in metabolic reaction is known as metabolites. इन्हीं सब्सटेंसेस को मेटाबोलाइट कहा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। नाउ हम एक कंपैरेटिव वे में करेंगे। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी आप बनाओगे मेरे साथ साथ बनाओगे। ठीक है ना? एनसीईआरटी से ही दिखाऊंगी मैं आपको, वहीं से बेटा आपको बनाना है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट टेबल है। अब नाउ बेटा वी टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनके बिना जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, किसी भी ऐसे प्राणी के अंदर ये प्राइमरी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और एक होते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये तो जहां बनते हैं वहीं आपको इसका रोल नहीं पता है, इनका रोल क्या होता है, तो ये उनके तो किसी काम के नहीं है। और जो किसी के काम का नहीं होता है, ह्यूमन सोचता है कि हम अपना फायदा उठा लेते हैं उसी से, क्योंकि ये तो उसके काम का नहीं है भाई, तो कम से कम हम ही अपना फायदा निकाल लेते हैं। ये अगर इसके काम का होता ना बेटा, तो भी ह्यूमंस इतने सेल्फिश हैं कि फायदा तो उठा ही लेते। अभी देखो मैं क्या बोल रही हूं, आपको अभी समझ में आएगा। देखो देखो, ठीक है, शाहिदा बेटा पढ़ाई कर ले, वरना फिर से अगले साल बेटा यकीन 2.0 लेना पड़ जाएगा। ठीक है ना? जिस हिसाब से कमेंट बाजी तू कर रही है ना, ऐसे ही तूने बेटा लास्ट ईयर किया होगा, ऐसे ही इस साल कर रही है, ऐसे ही तेरे को अगले 5 साल यहीं पे करना है, तो बेटा कंटिन्यू। ठीक है ना? पढ़ाई कर ले चुप करके, ज्ञान कम दिया कर। इतना ज्ञान होता तो बेटा यहां थोड़ी होते आप।
चलिए सुनिए इधर, जब मैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करती हूं बेटा या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करती हूं, तो होते क्या है ये कौन से मेटाबोलाइट्स हैं मैम? ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपको दिख रहे हैं? जब मैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करती हूं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बिना सर्वाइवेबिलिटी नहीं चलेगी, उसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, उसके बिना आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी आपकी बेटा मैकेनिज्म्स चल रही है बॉडी के अंदर, उस सब्सटेंस के बिना काम नहीं चलने वाला। ग्लूकोज के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, अमीनो एसिड्स के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट्स के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, लिपिड्स के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको बॉडी में से निकाल लूं तो सरवाइव नहीं कर सकते हम। तो एनी कंपोनेंट्स बेटा, एनी मेटाबोलाइट विच इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ, विच इज फाउंड in a metabolic reaction, or any such metabolite which has a direct impact, direct control in your physiological process, which is very very crucial for your living, that is called as a primary metabolite. उसके बिना आप गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और इसमें हम ह्यूमंस की बात नहीं करते, ये स्पेसिफिकली हम कहते हैं कुछ बेटा प्लांट्स की बॉडी के अंदर, कुछ फंजाई की बॉडी के अंदर, कुछ बेटा माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे भी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका रोल आपको उनमें तो नहीं पता है शायद, लेकिन बेटा उसको फिर कमर्शियलाइज कर दिया जाता है जिससे पैसा कमा सकते हो आप। हाँ, ऐसा करते हैं बेटा। कुछ उनकी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस बने, देखो अगर मैं उसको वहां से निकाल लूं ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ही उनका रोल नहीं पता है, उसकी बॉडी के अंदर ही उसका रोल नहीं पता है। तो अगर मैं उसको निकाल लूं तो उसकी सर्वाइव कर जाएगा वो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है बेटा, रबर हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, कितने सारे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं हेयर में लगाने वाले, स्किन पे लगाने वाले एसेंशियल ऑयल्स। क्या हैं ये? यही है बेटा मॉर्फिन, कोडीन, कितने सारे ड्रग्स हो गए, कितने सारे पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हो गए, कितने सारे बेटा एसेंशियल ऑयल्स हो गए। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको बेटा निकाल के हम मार्केटिंग कर सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ऑल दो सब्सटेंसेस आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब यहां से क्वेश्चन एक तो डेफिनेशन से आ सकता है और इस टेबल से बहुत ज्यादा आ सकता है, जो टेबल अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना? यस, तो पहले हम लिखते हैं दोज metabolites which directly control the physiological processes and crucial for living. Crucial मतलब important for living. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बेटा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स बेसिकली, एक्सेट्रा. Secondary metabolites are formed in the body of some plants, fungi or microbe which is not essential for them. Unknown role है, ऐसे लिख लो, unknown function है इनका, unknown function within them, unknown function within them, but can be utilized, but
कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और वेलफेयर के थ्रू बेटा पैसा, समझ रहे हो ना? जैसे हम बायोटेक में बोलते हैं, आप इसे नोट करो फिर टेबल बनाएंगे, है ना? जैसे बायोटेक में हम बोलते हैं कि यार बायोटेक्नोलॉजी की क्यों करते हैं हम, बायोटेक का मतलब होता है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने उनका इस्तेमाल क्यों किया? कहते हो यार दूसरों की मदद करने के लिए किया, हमने वैक्सीन बनानी थी, बड़े लेवल पे लोगों की मदद करनी थी, है ना? ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स हो गए, या आप जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन तुमने बना दिया, या जीन थेरेपी कर दिया, ये सारे एप्लीकेशन ही तो हैं बायोटेक के, है ना? एक साइड जो है उसका ये तो है ही ह्यूमन वेलफेयर, और दूसरा साइड है बेटा पैसा, है ना? सो डेफिनेटली ह्यूमन वेलफेयर में तो काम आता ही है। बायोटेक से कितनी सारी चीजें बेटा आपकी सोचो एडवांस्ड हो गई है, कितनी सारी पर्पस आपका कितना सॉल्व हुआ है बेटा ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना? डन कर लिया बेटा? डन? यस? डन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल्स हम बेटा इस टेबल से लिखेंगे ना, आप इस टेबल को तब तक बनाइए, और ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स अभी बता रही हूं, डन हो गया ना? ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से पेज में दिया हुआ है, कोई मुझे बताएगा एक बारी? न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी? मेक दिस टेबल बेटा, एंड दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम दिए हुए हैं, कैटेगरीज दी हुई है, और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पिगमेंट्स, यार एसी थोड़ा तो चला दे। जैसे पिगमेंट्स 108 पेज नंबर है न्यू एनसीईआरटी, 146 है बेटा ओल्ड एनसीईआरटी। अब ये टेबल तो बेटा देखो लर्न ही करने वाली है, बट ये लर्न करना बहुत आसान है। पहले आप बनाइए और देखो, मैं आपको बता रही हूं लर्न करना कितना आसान है। तो ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के नाम दिए हुए हैं, पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स एंड पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। पहले तो ये कैटेगरीज दी हुई है, फिर इसके एग्जाम्पल दिए हुए कि पिगमेंट्स में क्या कौन कौन से पिगमेंट्स आ गए, एल्केलॉइड्स में कौन कौन से एल्केलॉइड्स आ गए, टर्पिनॉइड्स में कौन कौन से आ गए, एसेंशियल ऑयल में क्या आ गया, टॉक्सिन्स में क्या आ गया, लेक्टिन्स में क्या आ गया। लेक्टिन से तो आई थिंक 2 बार या 1 बार तो क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार भी आया हुआ है शायद। ड्रग्स में कौन कौन आ गया बेटा, और पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आ गया। कुछ कुछ के तो नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ये कौन से कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बेटा आप अगर देखोगे टर्पिनॉइड्स के नाम में ही लिखा हुआ है मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स, तो डायरेक्ट बेटा क्या आता है आपको पता चल जाएगा। टर्पीन्स दिया हुआ है तो टर्पिनॉइड्स है, या फिर लेमन ग्रास ऑयल दिया हुआ है तो ऑयल दिया हुआ है तो डेफिनेटली एसेंशियल ऑयल है। ठीक है ना बेटा? सेल्यूलोज आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल, इट्स अ पॉलीमरिक सब्सटेंस। गम्स, रबर, दीज आर ऑल पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। विनब्लास्टेन ड्रग के बारे में आगे बेटा हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी चर्चा होगी। सो विनब्लास्टेन और करक्यूमिन इज ड्रग्स। इस लेक्टिन के बेटा से तो क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्क्लेवेलिन ए, एंड टॉक्सिन्स आर बेटा आर्बरिन एंड राइसिन। एल्केलॉइड्स आर मॉर्फिन एंड कोडीन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे आने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो कुछ के तो नाम से समझ में आएंगे, लेकिन बेटा कुछ को तो आपको बेटा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पिगमेंट्स आप बेटा बॉटनी में भी पढ़ते हैं, एंथोसाइनिन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। इन पिगमेंट्स के नाम तो आपने सुने भी हुए हैं, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स, दीज आर द पिगमेंट्स। So these pigments, these carotenoids and anthocyanins, these are the secondary metabolites come under the category of pigments. सेल्यूलोज हो गया, रबर हो गया, गम हो गया, दे कम अंडर बेटा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। विनब्लास्टिन, करक्यूमिन हो गया, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेटा ड्रग्स। इस टेबल को पहले बनाओ, और पहले मैं एनसीईआरटी की आपको रीडिंग कराती हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, डू नॉट स्किप इट। इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज, जस्ट राइट इट 2 टाइम्स। एक बारी देखो इनके नाम को, ठीक है ना? एक बारी देखो इनके नाम को, आसान है, पर इसमें से क्वेश्चन बन सकता है तो बोनस हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? बोनस तो तभी होगा ना जब आप
ऑफ कोर्स मार्क्स लेके आएंगे। अब यहां पे देखो बेटा एक चीज जो लिखी हुई है मेटाबोलाइट्स के लिए, इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच a list would have contained thousands of organic components including amino acids, sugars, etc. बोला अगर आपको लिस्ट बनाने के लिए बोले कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाओ तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, हजारों ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। And for this reason they are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. इसीलिए हम इन सारे इन्हीं जो आपके सब्सटेंसेस हैं इनको हम मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई कि क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस दैट द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स शोन इन फिगर 9.1। अब आधा तो इन्होंने आधा पीछे दिखाया हमने, आधा आगे दिखाया है हमने। अब आप अपनी खुद की मर्जी से देखिए 9.1 जो आपको सारे लिविंग एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं बेटा फिगर 9.1 में, है ना। तो बोला वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स इन एनिमल टिश्यू, यानी कि ये जो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजें दिख रही है ना। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी। ये क्या पुरानी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है? अच्छा टेबल देख लिया मैंने, फिगर देखना है, फिगर 9.1। अरे फिगर 9.1 का मतलब ये जो शुगर बेटा, ये जो 107 पेज नंबर में देखो, मैं टेबल देख रही थी 107 में बेटा जो फिगर दी हुई है आपको 9.1, जिसमें आपको दिखाया हुआ, एक बार एनसीईआरटी से देखो सारे बच्चे, शुगर बनाया हुआ है, ग्लूकोज, राइबोज, अमीनो एसिड्स दिखाई हुई है बेटा, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, कुछ फॉस्फोलिपिड्स दिखाए हुए हैं, कुछ फैट्स दिखाए हुए हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस दिखाए हुए हैं, कुछ न्यूक्लियोसाइड दिखाए हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि यार देखो जो भी वो सेक्शन इस वाले टेबल में आपको दिया हुआ है ना फिगर में, one notices that the presence of all such category of compounds are called as primary metabolites। ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि मेरे लिए एसेंशियल है भाई, मेरे लिए ग्लूकोज भी एसेंशियल है, मेरे लिए ग्लाइसिन भी इंपॉर्टेंट है, एलेनिन भी इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड भी इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनस बेस भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना बेटा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अगर ये मेरे सिस्टम से हटा दिया जाए तो बेटा सर्वाइवल मुश्किल है ना। सो दीज आर प्राइमरी, एसेंशियल। However, one analysis in a plant, fungal or microbial cell, we will see thousands of components other than these primary metabolites. For example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. अब स्पाइसेस भी तो जो बेटा हमें वहां से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, ऐसा थोड़ी है कि स्पाइसेस मिल गई तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगी, नहीं, ठीक है ना। ऐसे कंपोनेंट्स जो आपको इस माइक्रोब, फंजाई, प्लांट्स में मिल रहे हैं, बट उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या उनमें अननोन रोल है, बट कैन बी कमर्शियलाइज्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो बोला दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। While primary metabolites have identifiable functions, आपको पता है ऑलरेडी प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शन क्या होते हैं, प्ले अ नोन रोल इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमें पता है कि इसका रोल क्या है, आपके कोई भी बॉडी के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये कैसे इन्वॉल्व है हमें पता है। वेयर एज बेटा वी डू नॉट नो एट द मोमेंट एंड अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द होस्ट। जहां ये बना हमें उसके अंदर ही इसका फंक्शन नहीं पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि ये, हालांकि इनमें से कई सारे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमारे लिए काम के हैं। बेटा कोई दुखदर्द समस्या पहले मुझे बताओ। वैसे तो मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी साथ में रीड करा दी, कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स होंगे वो आप खुद से रीड कर लेना, ठीक है ना। कुछ अलग नहीं दिया हुआ बेटा, यही दिया है, बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, यही सारी चीजें दी होगी बेटा। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें किसी को कोई दुखदर्द समस्या, एक बारी मैं आप लोगों को क्विकली बेटा बता दूं, वैसे तो ज्यादा हमने पढ़ा नहीं है, आपको मैं वैसे जेन्युइनली बताऊं ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है, हमने तो बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ी है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैम बायोमोलिक्यूल्स है क्या, एक सेल के अंदर मिलने वाले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स है। लिविंग सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जितने भी मुझे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिल रहे हैं, मैम इसको टेस्ट करना है, मुझे पता करना है कि मॉलिक्यूल्स ये कौन से वाले हैं, तो केमिकल एनालिसिस टेस्ट करनी होती है। जानने के लिए मैक्रोकॉन, माइक्रोकॉन, हमने लिविंग टिश्यू लिया, स्लरी बनाई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, उसे छान लिया, एक छन के बाहर आ गया फिल्टरेट माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सॉल्यूबल पार्ट, एक नहीं छना रेटेंटेट पार्ट, एसिड इनसॉल्यूबल पार्ट,
मैक्रोमोलिक्यूल 10,000 डाल्टन से ज्यादा, माइक्रोमोलिक्यूल 1000 डाल्टन से कम, 18 से 800। जितने भी छोटे कंपोनेंट्स है, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे बेटा आपके आ गए माइक्रो में। आपका 4 कंपोनेंट, 4 ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स, ये मैक्रो में आते हैं। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम, फिर भी वो मैक्रो में आता है क्योंकि वो हमेशा वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसका साइज लार्ज हो जाता है। अगर मुझे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को जानना है तो मैंने क्या किया, सेल को पहले एज इट इज वे किया, वेट वेट मुझे मिला, क्योंकि सेल के अंदर पानी सबसे ज्यादा होता है। परसेंटेज वाइज तुमने देखा वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है बेटा, मोस्ट, बार बार कह रही हूं क्योंकि इस चैप्टर में डेटाबेस क्वेश्चन आता है। 70 से 90% पानी, प्रोटीन आ गया 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड आ गया 5 से 7%, फिर 3, 2, 1 कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है ना। तो वेट वेट आ गया, फिर मैंने उसे हीट किया, पानी को इवेपोरेट कर दिया, ड्राई कर दिया, ड्राई वेट आ गया। मैंने उसे बर्न कर दिया, कार्बन पार्ट बर्न हो गया, ऐश बन गया, ऐश मिल गया मुझे। ऐश में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, टेस्ट कर लो तुम, ऐश एनालिसिस टेस्ट होगी टू अंडरस्टैंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यही तो पढ़ा। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, आप जब एक सेल को देखते हो तो सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे 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 कंपोनेंट्स है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बार बार ध्यान दिला रही हूं। जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो फिल्टरेट वाले पार्ट में आए होते हैं, तो मोस्टली आपको एसिड सॉल्युबल पार्ट में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दिखता है, और मैक्रो वाले पार्ट में या एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में जो बचे हुए साइटोप्लाज्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और जो आपको सेल ऑर्गेनेलीज में जो कंपोनेंट्स दिखते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो गया या मेम्ब्रेन में लिपिड दिख गया, वो आपको बेटा मैक्रो वाले पार्ट में दिखती है। फिर हमने मेटाबोलाइट्स पढ़े, ठीक है ना। डन 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 डन, यस बेटा, एक थम्स अप दे दो। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ना बेटा, वी हैव 15 मिनट्स टाइम मिनिमम, सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप में से कई, अभी तो नहीं, बट जिस बच्ची को मैंने अभी डांट लगाई, आप में से कुछ लोग ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं बेटा, है ना। तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट मत बनो बेटा। आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जिनसे भी आपने पहले पढ़ा हो, बाद में पढ़ा हो, अभी पढ़ रहे हो, एवरीबडी इज नॉलेजेबल इनफ टू टेल यू कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। आपको क्या जबरदस्ती सिलेबस को स्ट्रेच करना है। अगर बेटा किसी दिन ज्यादा पढ़ लेते हैं तो पढ़ लो ज्यादा, किसी दिन कम हो रहा है तो कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम हो गया तो कितना स्लो हो गया मैम, थोड़ा फास्ट है तो मतलब थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया तो कितना फास्ट है मैम, अरे भाई चिल चिल, पढ़ाई कर ले। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा द वेरी फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ऑब्वियसली, 4 ही ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपके सेल में आपने बेटा देखे ना, आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके लिपिड्स और आपके बेटा न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब मैं कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करती हूँ, है ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगेगी अभी आपको, थोड़ी सी बेटा आपको केमिस्ट्री लगेगी इसमें, और आप तो एक्सपर्ट है बेटा वैसे भी केमिस्ट्री में, है ना, आप तो सब में एक्सपर्ट है वैसे तो बेटा, है ना। जब मैं कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करती हूँ तो यूजुअली हम बायोलॉजी में शब्द को तोड़ के मीनिंग निकालते हैं। तो जब हम इस शब्द को तोड़ के बेटा मीनिंग निकालते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज कार्बो मीन्स एंड हाइड्रेट मीन्स, हाइड्रेट्स में आता है हाइड्रेट्स, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट्स, कार्बो का मतलब होता है कार्बन। तो ऐसा लगता है कि मैम अगर ऐसा कहें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो सही होना चाहिए, बट जब हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, जब हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं बेटा, तो इसका मतलब तो मैम ये है CnH2O का होल N, यही हो गया ना बेटा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ऐसे ही पढ़ाती हूं मैं इसको ना, पहले गलत से फिर सही करते हैं, मतलब ये गलत तो नहीं है पर इनकम्प्लीट डेफिनेशन है देखा जाए, है ना। आप पढ़ेंगे कहीं कहीं पर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो मैम फॉर्मूला बैठता है ये, इसका मतलब है मैम ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, और इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन के हिसाब से तो मैम ये वाली चीज भी मैम क्या होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। बताओ क्या इस फॉर्मूले में ये चीज सही बैठ रही है, इस फॉर्मूले में क्या ये वाली चीज सही बैठ रही है बेटा, बैठ तो रही होगी, CH3COOH। अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा C2 और H2O होल 2, इस फॉर्मूले में सही बैठ रहा है, हाँ
इस फॉर्मूले में सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखो कार्बोहाइड्रेट के नाम से अगर मैं जाऊं तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बन रहा है, और हाइड्रेट ऑफ कार्बन का फॉर्मूला ये बैठ रहा है, और हाइड्रेट ऑफ कार्बन के हिसाब से तो मैम एसिटिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। बट क्या एक एसिटिक एसिड आपको कार्बोहाइड्रेट दिखता है बेटा? इज एसिटिक एसिड अ कार्बोहाइड्रेट? So definitely acetic acid is not carbohydrate, so this definition will not be correct। और इसीलिए हमें बेटा एक बेटर डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, और वो बेटर डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की जो हम डिफाइन करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं दे आर ईदर कीटोज शुगर और एल्डोज शुगर। आप में से अगर कोई बच्चा बिल्कुल माइनस लेवल पे भी है ना बेटा, आपको मैं समझाने की गारंटी लेती हूं, बशर्ते आप अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़ें। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे जूलॉजी की तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जूलॉजी में क्यों ही केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे ज्यादा, तो उनके हिसाब से तो बेटा आप क्या करेंगे? क्या क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया बेटा? क्या गलत हो गया? क्या हो गया ये तो बताओ, कहाँ गलत हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहाँ? प्रिंटिंग मिस्टेक बता दो कहाँ है। अब फिर हम एक बारी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, तो स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको ना बेटा कंसेप्ट्स समझ में आए, और जो आपके केमिस्ट्री में भी आगे काम में आए। बट वी हैव टू लिमिट आवरसेल्फ, हम बहुत ज्यादा बेटा ना बह नहीं सकते ना, बताने को तो बेटा अनलिमिटेड है ना, बताने को तो अनलिमिटेड है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। तो क्या गलत है बेटा, एक बात बताओ, तो H2O होल 2 ही तो होगा ना, इसमें क्या गड़बड़ है? तो कहाँ H2O ही तो लिखा हुआ है। अरे ये H2O ही तो लिखा, अरे यार मैंने कहा इसमें तुम क्यों बोल रहे हो 4 और 2, ये तो सही है। ये तुम्हें 20 लग रहा है क्या? इसे मैंने लिखा है ऐसे कि तुम्हें 20 लग रहा है। अरे यार बेटा ये H2O ही है यार, मैंने इसको बस इसका थोड़ा सा छोटा 0 लग रहा था तुम्हें, बट ये है H2O ही। अब सुनो, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट को बेटा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर either polyhydroxy एल्डिहाइड। अभी समझा, ये लास्ट है, आज लास्ट यही समझा के जा रही हूं मैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड या एल्डोज शुगर, या एल्डोज शुगर कहते हैं बेटा, और या तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसका मतलब होता है कीटोज शुगर, इसका मतलब होता है कीटोज शुगर। या तो एल्डोज शुगर कहते हैं या तो कीटोज शुगर कहते हैं, एल्डोज शुगर या तो कीटोज शुगर। कार्बोहाइड्रेट को जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो अगले क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे सिंपल शुगर का अब तक जो हम बोल रहे थे मतलब क्या होता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनते कैसे हैं, डिसाइड कैसे होता है, कैटेगराइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं। बेटा देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं, अगर मेरे को एक मोती की माला बनानी है तो मेरे को मोती की माला बनाने के लिए मेरे गले के साइज की एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मुझे कम से कम 10 मोती की जरूरत है। 10 मोती के बिना तो माला नहीं बन सकती मैम। 10 के अलावा फिर 11 की बनाओ, 12 की बनाओ, 13 की बनाओ, 15 की बनाओ, 20 की बनाओ, वो अलग बात है, बट कम से कम मुझे 10 मोतियां चाहिए फॉर एग्जाम्पल, जिससे मेरी माला बन जाए। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत होती है। मैक्सिमम आप आगे कितने भी बढ़ सकते हो, बट मिनिमम मुझे किसी भी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन चाहिए होता है। वो इसकी डेफिनेशन जो है ना बेटा, ये इसको जस्टिफाई कर रही होती है। मैंने क्या कहा, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए मैम,
मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड, किसी भी सिंपल से सिंपल क्यों ना हो, यार देखो यार, मोती की माला मेरे को बनानी है, तो सबसे जो सिंपल मोती की माला बन सकती है मैम, वो 10 मोतियों की बन सकती है, वो 10 मोतियों की बन सकती है। फिर मेरे पास ज्यादा अमीरी आ गई तो भैया मैं हजारों की क्यों ना बना लूं, ठीक है ना। पर यार मिनिमम मोती की माला बनाने के लिए यार 10 मोती तो चाहिए ही चाहिए। वैसे ही मैंने कहा कोई भी मेरे को मिनिमम, कोई भी छोटे से छोटा कार्बोहाइड्रेट मुझे देखना हो तो मिनिमम मुझे बेटा 3 कार्बन तो चाहिए। उससे ज्यादा मेरे को कितने कार्बन और भी मैं कार्बन लगा सकती हूँ, ऐसा क्यों, देखो इसके डेफिनेशन से जस्टिफाई होगा। मैंने कहा आप कार्बोहाइड्रेट को कहते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन का मतलब है बेटा कीटोन ग्रुप होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए। हाइड्रोक्सी का मतलब है बेटा OH ग्रुप होना चाहिए, और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। और उसी प्रकार से बेटा अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो एल्डोस शुगर को मैं यहां लिख देती हूं। उसी प्रकार से बेटा अगर मैं यहां देखना चाहूं तो यहां पे भी पॉली का मतलब है बेटा मोर देन वन। हाइड्रोक्सी का मतलब है OH, एल्डिहाइड का मतलब है एल्डोस ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है ना। अब देखो यार मैं कह रही हूं क्यों कि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होते हैं मुझे किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट किसी भी तरीके का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या किसी भी तरीके का पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। बेटा मैं एकदम माइनस से शुरू करने की कोशिश कर रही हूं, हालांकि मैं बार बार कह रही हूं हमारे जूलॉजी में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री है नहीं, तो मैं ज्यादा घुसूंगी भी नहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में रहना पसंद करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, मैं कह रही हूं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो एल्डोस शुगर होगा या तो कीटो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट उसको या तो मैं एल्डोस शुगर बोलूंगी या तो कीटो शुगर बोलूंगी, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अगर मुझे किसी को भी सिंपल वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है तो एक से ज्यादा OH चाहिए। इन्हें हम जोड़ेंगे कहां, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो मैंने 2 OH तो लगाने हैं, और मुझे स्टेबिलिटी के लिए मैंने एक ही कार्बन पर 2 OH यहां पे नहीं लगा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं 2 अलग अलग बेटा कार्बन मुझे चाहिए 2 OH को लगाने के लिए। यहां पे भी बेटा लगाएंगे, लेकिन अभी आप देखो, और साथ में मुझे एक एल्डिहाइड चाहिए। जब एल्डिहाइड लग जाएगा तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड लगा दो बेटा, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, बैलेंसिंग कर दो, कर दिया मैंने बैलेंस, और मैंने कार्बन की नंबरिंग कर दी 1 2 3। जब भी हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले शुगर्स को देखते हैं ना, ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर बेटा जो भी आपका एल्डोस फॉर्म का शुगर होता है, जैसे कि अभी आप आगे बेटा बहुत सारे एल्डोस शुगर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जितने भी आपके एल्डोस शुगर होते हैं आप हमेशा देखेंगे बेटा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे होता है। जैसे ग्लूकोज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ग्लूकोज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, मैं आगे पढ़ाऊंगी। कोई भी एल्डोस शुगर होगा तो उसमें एल्डिहाइड वाला यानी फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे प्लेस्ड होता है। अब बेटा मैंने कहा मोती की माला सिर्फ 10 मोती से थोड़ी बनती है, मोती की माला 10 तो मिनिमम है ना, 10 से ज्यादा भी तो बेटा मोतियां हो सकते हैं ना, यानी कि मिनिमम 3 कार्बन है, इससे ज्यादा कार्बन भी तो हो सकते हैं। कार्बन कहां पे ऐड करोगे, नीचे। अगर 4 हैं तो चौथा कार्बन नीचे होगा, 5 है तो 5वां कार्बन नीचे होगा, 6 है तो 6 कार्बन नीचे होंगे। ये ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा। दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, है ना। अगले दिन पढ़ेंगे ट्रायोज शुगर होता है ये। और मुझे अगर कीटोज बनाना है तो भी मुझे 3 कार्बन चाहिए होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है, कीटो को तुम टर्मिनल पे प्लेस नहीं कर सकते, कीटो को कभी टर्मिनल पे प्लेस नहीं कर सकते, है ना। कीटो ग्रुप ही बेटा टर्मिनल पे नहीं लग सकता, कीटो ग्रुप ही लगेगा बीच में। और बाकी एल्डी पॉलीहाइड्रोक्सी बनाने के लिए 2 OH लगाओ, पॉलीहाइड्रोक्सी बन गया। कीटो तुम बेटा टर्मिनल पे एंड पे लगा ही नहीं सकते, एंड पे तो तुम सिर्फ एल्डिहाइड लगा सकते हो, वरना बेटा बैलेंसिंग पूरी करोगे तो थोड़ी कीटो ग्रुप थोड़ी रह जाएगा, है ना। यस, अब बस बैलेंसिंग कर दो, अब यहां लगा दो 1 2 3। नंबरिंग करना जरूरी है बेटा,
कीटो ग्रुप हमेशा इंटरमीडिएट होता है, इसी पोजीशन पे रहता है। अब जरूरी थोड़ी है कि मैम 3 कार्बन ही होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन के भी हो सकते हैं, आप नीचे लगाते जाओ। 7, 8 कार्बन के या कितने कार्बन के होते हैं वो अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना, कितना कार्बन हो सकता है वो आगे ही ऐड होगा, लेकिन मिनिमम शक्लें दोनों की ऐसी दिखेगी। कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डो शुगर होते हैं या तो बेटा कीटो शुगर होते हैं। मिनिमम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए, दैट्स इट। डन डन एवरीबॉडी। That's it for today, beta. We are going to continue with कार्बोहाइड्रेट इन द नेक्स्ट क्लास। बायोमोलिक्यूल की शुरुआत की है, वैसे तो आप लोग हमेशा कमेंट्स में बताते हैं, बट मुझे इस चैप्टर के लिए भी जरूर बताइएगा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा लगा, और धीरे धीरे हम चैप्टर में बेटा आगे बढ़ते हुए जाएंगे। एक दिन लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। हैप्पी दिवाली आप सभी को, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और साथ में बेटा खूब सारी पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है ना। खूब सारी पढ़ाई भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे बेटा थोड़े से लंबे समय के बाद, तो आई थिंक जो मेरी क्लासेस मिस होंगी शायद रुपेश सर शायद लेंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन से लेक्चर्स कौन कौन लेने वाले, पर रुपेश सर शायद कुछ कुछ लेक्चर्स लेंगे और फिर मैं उनसे वो लेक्चर्स वापस ले लूंगी, ठीक है ना। छीन लूंगी मैं, अगर सर नहीं देंगे तो मैं छीन लूंगी, ठीक है। छीन टपाक धमधम करेंगे फिर। हैप्पी दिवाली बच्चों, डू सेलिब्रेट, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी जरूरी होता है जीवन में, है ना। यस चलिए इसी बात के साथ में हम बेटा करते हैं आपको टाटा बाय, टाटा बाय बाय, यस विद अ छोटा सा सॉन्ग, ठीक है। तो सॉन्ग हम नवा देखना, इनको देखो सजेशंस देते हैं। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर के। मैंने इतना ऊंचा सुर पकड़ लिया कि जो मेरा गला खुद ही अलाउ नहीं करेगा, ठीक है गाना, बट कोई बात नहीं, मैं नीचे सुर से गाती हूँ। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं। बट अभी तो बेटा गाना होना चाहिए, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गाना तुम लोग को मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, धन्यवाद। और प्लीज कुछ बच्चे जो सिर्फ बेटा फालतू की बातें करने के लिए आते हैं, आपको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे कि ज्यादा ज्ञान देने का नहीं बेटा, लेने का, और पढ़ाई करके बेटा यहाँ से निकलने का, वापस से नहीं आने का बेटा यकीन 2.0 में, है ना बेटा। वो वाला टारगेट मत रखो। चलो बाय बाय, थैंक यू।